बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जो आजकल ज़ेर बहस है और इसी हवाले से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। असल में सूरत हाल क्या है, इस हवाले से आज हमें मेहमानों से बात करनी है। मौजू ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक ख्वाब रहा है, कि हमेशा से ख्वाब रहा है एक खुशहाल पाकिस्तान, एक पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे बिल्कुल महंगाई ना हो, जहाँ लोड शेडिंग ना हो, जहाँ किसी किस्म के कोई मसाइल ना हो, जहाँ सिक्योरिटी के कोई इश्यूज़ ना हो, जहाँ जराइम के वाक़यात ना हो। ये ख्वाब हमेशा से हमारे रहे हैं और इंशाल्लाह इन्हें पूरा करेंगे हम। मगर जैसे जैसे हुकूमतें बदलती जाती हैं, दावे बदलते जाते हैं, सारी जो तस्वीरें जो हैं वो बदलती जाती हैं, मगर ख्वाब हमारे आज भी वही हैं। इंशाल्लाह हम अपने ख्वाबों तक ज़रूर पहुँचेंगे। अभी हाल ही में गैस की कीमतों में 10% इजाफ़ा कर दिया गया, ठीक है, और बिजली की कीमतों में भी इजाफ़ा होने के बारे में ख़बरें आना शुरू हो गई। पेट्रोल की कीमतें जो हैं उनकी कीमतों में भी इजाफे के बारे में बातें जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गई। आखिर क्या इस महंगाई से वो सारे ख्वाब जो अवाम ने देखे थे नई हुकूमत से क्या वो पूरे होंगे, या फिर हम सबको एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए चीज़ें महंगी ख़रीदनी पड़ेंगी क्योंकि हम कर्ज़ नहीं लेना चाहते, या कर्ज़ हमें कहीं मिल नहीं रहे, या क्या मामलात क्या हैं, ज़रा इस हवाले से हम बात करेंगे। एक तो महंगाई, दूसरा जो हमारे ख़जाने की जो हालत है वो हम पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ख़जाना खाली है। पहले ये बातें आवाम तक ज़रा इतने खुले अंदाज में नहीं पता होती थी। फिर पाक भारत कशीदगी, ये भी एक आजकल टॉपिक ज़ेर बहस है, इस पे हमने कल बात भी की। तो आज ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से, मुल्की मईशत के हवाले से बात करेंगे कि ये इसी तरह महंगाई होती रहेगी कि आवाम को भी थोड़ा सा रिलीफ़ मिलेगा। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं। मेरे दाएं हाथ पे जो मेहमान, सबसे पहले मेहमान जो है ये हमारे साथ है राशिद अहमद सदीकी साहब, जो तज्ज़ियाकार हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू बॉस, थैंक यू सर, कैसे हैं? ठीक ठाक? हमारे दूसरे मेहमान जो कि तज्ज़ियाकार हैं और कालम नवीसी से भी इनका ताल्लुक़ है, हुसैन थीबो साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और मेरे बाएं जानिब हमारे बड़े अज़ीज़ मेहमान मौजूद हैं जी। पाकिस्तान मुस्लिम अलाइंस से इनका ताल्लुक़ है, चेयरमैन है अमानुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अमानुल्लाह खान साहब के साथ हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? इससे पहले कि बातचीत शुरू करें और बीच में हमारा प्रोड्यूसर जो है ना छलांग मार दे कि ब्रेक ले लें, तो एक ब्रेक से वापस आते हैं और फिर मौजूद बात कर रहे हैं, ठीक है। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू है क्या होगा कभी महंगाई से पाकिस्तान। तो इस महंगाई के हवाले से ये चीज़ों का महंगा होना क्यों ज़रूरी था और क्या ये ऐसे चलता रहेगा, ज़रा जो हक़ाइक़ है वो क्या है, इस बात करेंगे राशिद साहब से। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई हो रही है, इन महंगाइयों पर तो हमेशा तनक़ीद होती रही है, तो अभी आपके सामने है सारा कुछ, तो इससे कोई चीज़ें महंगी करने से कुछ रिजल्ट्स हमें मिलेंगे या सिर्फ अवाम ही तंग होंगे और सारी चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी? अब्बास, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने अभी बड़ी अच्छी बात करी कि लोग हमको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हैं और हमारे ख़जाने खाली हैं। तो नंबर वन तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि कर्ज़ लेके कभी भी ख़जाने भरे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। और कर्ज़ लेके अगर आप ख़जाने भरते रहेंगे तो इसका मतलब है कि आप फ़कीर हैं, आप ना कोई बिजनेसमैन है और ना कोई, क्योंकि कर्ज़ लेके जो मतलब भीख मांग के जो कर्जे से कोई अमीर नहीं होता, वो कर्जदार ही रहता है, ठीक है ना।
हमारा जो सबसे बड़ा डिलेमा है, वो सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि हमने आज तक अपने असली प्रॉब्लम के ऊपर नज़र ही नहीं डाली कि हमारा असली प्रॉब्लम महंगाई का क्या है। आखिर वो क्या वजूहत हैं कि जिनकी बना के ऊपर हमारी हर गवर्नमेंट जब आती है तो वो दावे करती है कि जी पिछली गवर्नमेंट थी, उसने तो पूरा लूट लिया, उसने तो पूरा कसूट लिया और उसने तो तबाह कर दिया, उसने तो इतने कर्जे ले लिए। और उसके बाद वो 5 साल बड़े आराम से गुजार के जाते हैं, अगले 5 साल आते हैं, अगले 5 साल में जो वो लोग होते हैं वो इसी मंजन को भेजते रहते हैं कि जी पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, माफ़ चाहता कथा कलामी, क्या जो हालात हैं वो थोड़े से मुनफरिद हैं इससे कि पिछली गवर्नमेंट ने नहीं लूटा, ख़जाने में कुछ है जो ये गलत कह रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, ख़जाने में लूटने की बात एक अलग है, लेकिन ख़जाने खाली क्यों है वो एक बात अलग है। खाली तो है ना। देखिए करप्शन पूरी दुनिया में होता है, मैं नहीं कहता कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर करप्शन ना होता, ठीक है ना। लेकिन करप्शन के साथ साथ वहाँ पे उन गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं उनके अंदर कम से कम ऐसा होता है कि वतन के साथ वफादारी होती है और थोड़ी सी वतन के साथ सिंसियरिटी होती है। हमारे साथ एक थोड़ा सा डिलेमा ये रहा है कि पिछले 15-20 साल के अंदर असम्बलियों में और पार्लियामेंट्स में जो लोग आए वो थोड़े से गैर मेयारी थे। अच्छा, वो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनके कोई बहुत ज़्यादा विजन नहीं था, क्योंकि हमने एक ऐसे दौर से हम गुजरे जिस वक्त हमारी एक ऐसी पोजीशन थी कि हम दुनिया से जो मांगते हैं वो दुनिया हमको मजबूरन देती, और वो हमारे लिए नहीं देती, वो अपनी बका के लिए देती। और आज के दिन में भी अगर हमारे कोई अच्छे बार्गेनर्स हों मुल्की सतह के ऊपर, तो आज भी हम इस पोजीशन के अंदर हैं कि जिसके अंदर हम उनके साथ बैठ के अपनी बार्गेनिंग करके हम अपने मफाद के अंदर एक अच्छी बार्गेनिंग करके अपने इकनॉमी को बूस्ट दे सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो पिछले 15-20 साल की गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ना वो कर्ज़ों के ऊपर डाल दिया कि अब हम हर वक्त ये डिस्कस करते हैं कि अगर IMF ने हमको कर्ज़ नहीं दिया तो हम तबाह हो जाएंगे, अगर सऊदी अरब ने हमको $10 अरब नहीं दिया तो मुश्किल में आ जाएंगे, अगर चाइना हमको $4 अरब दे रहा है तो वो हमारा शायद दोस्त है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप बेसिकली देखें तो हमारे इस वक्त भी हमारे यहाँ, मैं आपको अमेरिका का नाम लेके कहूँगा कि बहुत सारे सियासतदान होते हैं, मीडिया पे आते हैं, अमेरिका को 4 गाली देते हैं, यहूदी को 2 गाली देते हैं और समझते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर बन गए और हम चमक गए। लेकिन अगर आप गौर करें तो जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तो आपको एक्सपोर्ट की मार्केट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने दी है और उसके एलाइज ने दी है, ठीक है। आज हम अपने एक ऐसे दोस्त को कि जिसको आइदर यू लव देम आइदर यू हेट देम बट यू कैन नॉट इग्नोर देम, ठीक है। आज हम अपने उस दोस्त को नाराज़ करके हम उन लोगों के ऊपर जा रहे हैं जो हमको 2-2 अरब या 3-3 अरब के कर्जे एक ख़तरनाक और ROI के ऊपर दे रहे हैं। ये जितने भी आपको कर्जे दे रहे हैं ना, ये सारे, जैसे अगर हमारे पास कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनसे कुछ पैसा है, हमें $30 मिलियन या $40 मिलियन, वो सब के सब ऐसे हैं जो आपको 19% और API में, और मेरे ख्याल से कुछ पैसे ऐसे हैं जो आपको 7% इंटरेस्ट के ऊपर आए हैं। तो उतारने का सोचा हुआ है इन्होंने? सर उतार नहीं सकते ना, उसलिए नहीं उतार सकते कि आपने कोई ऐसा काम करा ही नहीं है कि जिसके बेस के ऊपर आप कहें कि ये मैं आज के कर्ज उतार दूंगा। आपके घर में लोन है और आपने अपने घर के लॉन के अंदर एक आम की गुठली लगाई है और रोजाना सुबह उठ के देखें यार कि आम का पेड़ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो बात समझ में आएगी। आम का पेड़ निकल जाएगा, आप देखिए यार ग्रो हो रहा है, न्यू हो रहा है, तो आप उसके ऊपर काम करेंगे, अगर पेड़ ग्रो होना शुरू हो जाए। अब पेड़ ग्रो हो गया, वो फल नहीं दे रहा, तो आप मेहनत करेंगे, आप उसके अंदर रिसर्च करेंगे फल क्यों नहीं दे रहा, और फिर उसके अंदर आप कुछ चीज़ें ऐसी डालेंगे वो फल देना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने लॉन के अंदर आम की गुठली दबाई नहीं है और आप रोजाना निकल के देखेंगे यार पेड़ निकला नहीं निकला, पेड़ निकला नहीं निकला, तो आपके 4-5 साल तो सिर्फ ये देखने में निकल जाएंगे पेड़ निकला, और पेड़ ने ना निकलना था और ना पेड़ निकला है। सही है। हुसैन थी वो साहब, नहीं मैं 2 मिनट आपका और लूंगा, 2 मिनट रवानी में थोड़ा सा जी। हमने अभी तक क्या करा है कि देखें, हम जब भी किसी मुल्क के साथ जाते हैं ना, हम उनसे ट्रेड नहीं मांगते, हम उनसे बिजनेस नहीं मांगते, हम उनसे लोन मांगते हैं, ठीक है। अगर आप लोन मांगते हैं तो लोन आपको 1 साल के अंदर कोई बंदा 1 दफ़ा लोन दे देगा और पूरे साल जो है ना वो आपके ऊपर एक एहसान भी जताता रहेगा और हर बुरे वक्त के अंदर आपको ब्लैकमेल भी करता रहेगा कि यार ठीक है यार इस वक्त तो अब्बास का बुरा वक्त, इससे पैसे मांग लो, और अगर वो पैसे नहीं दे रहा तो मैं अपनी मर्ज़ी के काम और अपनी मर्ज़ी के फैसले में अब्बास से करवा लूँ। हमारा असल मसला ये रहा है कि जब 1980s के अंदर डॉलर हुआ करता था 6-7 रुपये का या 8 रुपये का डॉलर हुआ करता था, आपने उस वक्त अगर किसी से $1 लाख लिया था तो आपने उसको जब कैश कराया तो 8 लाख रुपए आपने अपने इकनॉमी के अंदर डाल दिए थे। आज वो डॉलर जो तो 1 लाख का था, जो 8 लाख था, अब वो 1,25,00,000 का हो गया। तो आप अगर लगा लें कि 1980 से जितनी तेज़ी से ग्रेजुअली आपका डॉलर बढ़ता चला गया, उतनी तेज़ी से आप उसके ऊपर सूद भी देते चले गए, जबकि आपने अपनी इकनॉमी के अंदर जो पैसे डाले थे वो सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए डाले थे। आज आप 8 लाख के बजाय 80 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ आप सूद की। सर मैं मानता हूँ सर, ये ऐसी सारी सूरत हाल है। आप ये बताइए कि ये जो महंगाई हो रही है इससे कोई फ़ायदा होगा? सर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जो नारे ये लगाए करते थे
पुरानी गवर्नमेंट के लिए कि जी पुरानी गवर्नमेंट जो है उन्होंने कर्जा पहले हमारा था इतना, आज इतना कर दिया, आज उन्होंने इतनी महंगाई का तूफान कर दिया। उन गवर्नमेंट का अगर आप उठा के देख लें, तो अगर आप मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट उठा के देख लें, तो उनके 1 साल के अंदर किसी किस्म की कोई महंगाई नहीं हुई थी और कोई वो नहीं हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ है, जो नई गवर्नमेंट आई, मुस्लिम लीग गवर्नमेंट ने कर्जों के इतने ढेर भी तो लगाए थे। इस कर्जे का ढेर, कर्जे का नहीं ढेर मैं आपको बताऊं कि इनका जो कर्जे का ढेर होगा वो डबल हो जाएगा अगर उन्होंने सही तजावीज़ नहीं ली। हो जाएगा। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि जब आपने बिजली बढ़ा दी, जब आपने गैस के प्राइस बढ़ा दिए, जब आपने पानी के मैं आपकी तरफ आता हूँ, राय साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, यकीनन बात करते हैं इस हवाले से। अमानुल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो सूरत हाल चल रही है, इससे क्या हमारे कुछ मसाइल हल होंगे या सिर्फ अवाम ही परेशान होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये जिस पे ये शोर बच गया कि भाई महंगाई बढ़ रही है, आप बाजार, हमें तो देखना है कि आम आदमी का क्या फ़ायदा है। हुकूमत को चाहिए था कि वो पहले डिबेट करती और लोगों को बताती कि भाई किस वजह से, हमें तो घर भी चलाना है ना, पाकिस्तान चलाना है ना, पाकिस्तान चलाने के लिए लोगों को पहले अवेयरनेस दी जाती कि भाई अगर पिछली हुकूमत जाते जाते जो इंतखाबी बजट बना गई उसमें तकरीबन 30% उन्होंने कम रखा था, ठीक है, और उस पर आके बताते हैं अभी कि पिछली हुकूमत ने जाते जाते जो इंतखाबी बजट पेश किया था उसकी वजह से वो टेम्परेरी रुकावट थी। आती आपने जो है ना उसको बजाय बताने के, और आपने एकदम 2 किस्म के लोगों को डिफरेंशिएट कर दिया। एक तो आपने कहना शुरू कर दिया कि जो टैक्स चोरो, फाइलर नॉन फाइलर के अंदर डिफरेंसेस, एकदम आपने जो है वो बिजली बढ़ाने की बात की, गैस बढ़ाने की बात की। तो पहले लोगों को अवेयरनेस देते कि देखें पहले ये हुआ था, अब पूरा उसकी हिस्ट्री बताते और किस वजह से हम मजबूर हैं ये पैसे बढ़ाने में। और लोगों को यकीन, जो इमरान खान का विजन था वो यही था कि लोग मुझे जानते हैं कि मैं उनके पैसों की हिफाजत करूंगा और लोग मुझे टैक्स देंगे, और ये विजन था। और ये बजाय अवेयरनेस देने के वज़ीर ख़जाना साहब को ये कहना चाहिए था कि देखें आज आवाम जो है वो इस वक्त परेशान है, इस वजह से परेशान है कि वो देख रहा है बाज़ार में जाता है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है। अभी उन्होंने वक्ती तौर पे CEC की मीटिंग के अंदर इसको रोक दिया है। मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, पैसों की हिफाजत के बारे में बात की और आपने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि लोग इनको टैक्स देंगे। लोग आज भी टैक्स देना चाहते हैं, मगर किस तरह हमने टैक्स लेना है और उससे किस तरह मसाइल हल होंगे ये भी बताइएगा। एक छोटा सा वक्फा लेना मुझे, वक्फे से वापस आते हैं, आपसे जो है बात दोबारा से शुरू करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या वतन अज़ीज़ से महंगाई ख़त्म हो सकती है, क्या महंगाई से पाक एक सरज़मीन पे हम रह सकते हैं। इस हवाले से बात कर रहे हैं। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बात जो है वो लोगों के कानों में पड़ रही है और अलग अलग किस्म की बहस जो है वो जन्म ले रही है। हमारे साथ जनाब अमानुल्लाह खान साहब हैं जो चेयरमैन है पाक मुस्लिम अलायंस के। हम वक्फे से पहले इनसे बात कर रहे थे। आपने कहा कि खान साहब ने ये बात कही थी कि मैं आपके पैसों की हिफाजत करूँगा, ठीक है, और लोग, उनको ये यकीन है कि लोग उन्हें टैक्स देंगे। लोग टैक्स दे रहे हैं। एक पान वाला जो है वो भी टैक्स दे रहा है, वो देना चाहता है। एक ठेले वाला, फ्रूट वाला, वो भी टैक्स देना चाहता है। तरीक़ाकार जो है ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और ये जो चीज़ें महंगी हुई हैं इससे कहीं भी कोई फ़ायदा होगा? क्यों इन्होंने चीज़ें महंगी की हैं, ज़रा वो बता दें। दो बातें आपने खुद कर दी, हाँ, और यही सवाल का जवाब है। सबसे पहले अगर पान वाला भी टैक्स देना चाहता है या आम आदमी टैक्स देना चाहता है, उसके लिए एनवायरनमेंट पैदा करें ना। आपके पास जो FBR के लोग हैं जो टैक्स वसूल करने वाले हैं, वो माजरत के साथ, मुझे कोई माजरत नहीं है, ये सब के सब चोर है। ये जो टैक्स लेने वाले हैं इन्होंने इतनी सख्तियां कर दी हैं, इतनी तकालीफ। आप जरा गौर से देखें, 8 लाख आदमी ये टैक्स देता है। इन्हीं पे हुकूमत जो है, जो नौकरी पेशा है या जो बिजनेसमैन जो टैक्स देता है, इन्हीं पे आप बटन दबाते रहते हैं, इन्हीं की ऑडिट करते हैं, इनके टोटल ऑडिट करते हैं, इनको तकालीफ देते हैं। आपने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि आम आदमी खुशी से टैक्स दे, उसे पता हो कि हरासमेंट कितनी है, टैक्स डिपार्टमेंट कितनी हरासमेंट का फॉर्म फिल करने के लिए इतनी ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं। सिंपल देखिए, आपके पास ये आपने प्रैक्टिस की है शौकत अजीज़ के दौर में
जब वो वज़ीर ख़जाना थे, एक दफ़ा आपने टैक्स फॉर्म भरा, वही फाइनल टैक्स होता था। किसी ITO को ETO की इजाज़त नहीं होती थी कि वो टैक्स पेयर को कॉल करे। दैट वाज द फाइनल असेसमेंट दी, आपने जमा किया, वो आपको फाइनल सेटलमेंट हो गया। अगर ऐसे हालात पैदा हों कि सिंपल फॉर्म हो और एक दफ़ा बंदे ने टैक्स दे दिया, ख़त्म। अभी यहाँ देखिए फाइलर और नॉन फाइलर का भी इशू खड़ा किया। फाइलर और नॉन फाइलर को बराबर कर दिया। जो टैक्स देता है उसको मराद दें, उसका 0.2% टैक्स हो। हिंदुस्तान में 0.1% कैश ड्रॉ पे टैक्स लगाया था उन्होंने, पूरा इंडिया बाहर आ गया था। पाकिस्तान में पहले लगाया 0.1, कोई नहीं बोला। 0.2 लगाया, कोई नहीं बोला। 3 उन्होंने कहा ये तो बड़ी हुई कौम है, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, 6 पे चले गए। भाई जो अगर और जो टैक्स पेयर है उसको आप बरात दें, उसको डिफरेंस पता लगे कि यार 0.2% इस पर लगा दें, या इसको ना चढ़े, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपनी फाइनल हर साल टैक्स असेसमेंट जमा करता है। जब वो टैक्स असेसमेंट उसका हर चीज़ आ जाती है। जो टैक्स पे नहीं कर रहा, नॉन फाइलर है, उसको आप 0.6 कर दें और उसको भी छूट दें कि गाड़ियाँ खरीदें, ज़मीन खरीदें, ताकि ये इंडस्ट्री ना रुके। क्योंकि ज़्यादातर जो नॉन फाइलर है वो ज़्यादातर इस इंडस्ट्री के अंदर है। तो वो जब इस बिल्डिंग में आएगा, बनाएगा, तो इसके साथ बहुत सारी अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो चल पड़ेंगी। आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, जितने भी ये आपके टाइल्स वगैरह, सारे के सारी, तो लाखों लोगों का रोज़गार है। तो अभी पूरी मार्केट इस वक्त ठहर गई है, जमूद तारी है, कारोबार नहीं हो रहा, सेल परचेज नहीं हो रही। इसकी वजह यह है कि आप लोग गुमगू की सूरत हाल में हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और क्योंकि सबसे बड़ा जो वज़ीर ख़जाना को चाहिए कि वो एक ऐसा रास्ता अख्तियार करे कि लोगों को फ्रेंडली सिस्टम की तरफ लेकर आए। उनको जब आप डरा दोगे, वो चोरों तेरे पीछे आ रहे हैं, भागो, पकड़ो, मारो, तो ऑलरेडी वो तो छुरे तेज करके बैठे होते हैं। आप बोल रहे हैं कि चोरों को काम करने का माहौल देना चाहिए। इनको जो है आप टैक्स बारात देना, ठीक है, उनको निकले। एक कॉलर है मेरे साथ, मैंने जल्दी से शामिल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम साहब, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलाम, मेहमान को सलाम हो। उन्होंने जो अवाम की आवाज़ और एटलीस्ट बिजनेसमैन की आवाज़ उन्होंने उठाई है। देखिए फ़हीम भाई, बात ये है कि मैं तो 70 से चीज़ें वॉश करता आ रहा हूँ। मैंने देखा है कि वो जब बजट आता है ना, तो ये कहा जाता है कि महंगाई का तूफान आ गया, कमर तोड़ दी गई। अब जब ये लोग गवर्नमेंट नहीं होते, अपोजिशन में होते हैं, तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि बिजली के पैसे नहीं बढ़ने चाहिए, गैस के नहीं बढ़ने चाहिए, पेट्रोल इतने का होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो जब उस सीट पे आ जाते हैं तो उनके व्यूज चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट चलानी होती है, वही ब्यूरोक्रेसी के साथ चलानी होती है। देखें, बात ये है कि टैक्स पे दुनिया भर में भी ना, अमेरिका में टैक्स एवेशंस होती है, लेकिन वहाँ कानून है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता है जब कोई इंडस्ट्री खोलता है ना, मैं तो क्योंकि छोटी मोटी इंडस्ट्री से मेरे दोस्त से मैं जाता हूँ, तो वहाँ 25 डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, वही आपको रास्ता दिखाते हैं चोरी का। अगर वो ना दिखाए ना, तो खुदा की कसम सारे लोग टैक्स दें कि दे आर बाउंड टू पे द टैक्स। अगर आप सिग्नल तोड़ते हैं, वो यूं तोड़ते हैं कि जब आपको पता है कि 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में पुलिस वाला बिकता है ना, तब आप तोड़ते हैं। वरना कोई भी मुअज़्ज़ज़ दुनिया में ऐसा नहीं होता। जब ये होता है सारा एक सिस्टम बनाने की, जब आप लॉ इंप्लीमेंट करते हैं। मैं इनसे दरखास्त करता हूं, देखें FBI ठीक है, FBI इदारा काम कर रहा है, लेकिन FBI ऐसा इदारा होना चाहिए कि लोग उनसे डरे नहीं, लोग उनके पास जाएं। आपने सेल्स टैक्स का सिस्टम इतना मुश्किल किया हुआ है कि एक जाहिल, एक अनपढ़ा लिखा आदमी उसको पाइल अप ही नहीं कर सकता, वो फंसता है, फिर वो पैसे देता है। जो मेरा कहना है ना, देखें दुनिया में ये होता है जब ट्रेड, मैं आपको जितनी असल में गहराई की बात है, सिर्फ एक बात बताना चाहिए, बिजनेस के हवाले से करना चाहूँ। देखिए, जब दुनिया में जब आप ट्रेड बैलेंस खराब हो जाता है ना, जब आपकी एक्सपोर्ट्स जो है लेस हो जाती हैं और इम्पोर्ट बहुत हो जाती है, यही सारा गेम खराब होता है, जिससे आपको महंगाई करनी पड़ती है। जब आप इनिशिएटिव देते हैं ना बिजनेसमैन को, बिजनेस फ्लरिश करता है। जहां में आप इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, उसकी वजह है कि आप उनको बिजली महंगी दे रहे हैं, गैस महंगी दे रहे हैं। चाइना के अंदर एक मिसाल, ये जब नई गवर्नमेंट आई, मैं इनको एडवाइस करता हूँ, चाइना में कोई इंडस्ट्री लगाता है ना, तो पहले वो टैक्स एवेशन देते हैं, टैक्स हॉलीडे देते हैं फॉर द 5 ईयर्स। जब वो इंडस्ट्री खड़ी हो जाते हैं, फिर उससे टैक्स देना शुरू करते हैं। जब आप इंसेंटिव नहीं देंगे, लोगों को डरा के रखेंगे, और वही आप बहाना बनाएंगे जी हम क्या करें, पैसे नहीं है, पैसे नहीं, तो पैसे जनरेट करने के तरीके गवर्नमेंट बताती है। जब तक वे नहीं करेंगे तो कुछ भी सही नहीं होगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया ये भाई, बहुत शुक्रिया। हुसैन थीबो साहब, जनाब वही बात कर रहे हैं, यही कि तरीक़ाकार जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए था इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए। अब आप क्या समझते हैं कि ये टैक्स जो है, ये गैस बिजली पे अगर लगेगा तो इससे मसलों का हल होगा? जैसे गैस पे अगर लगेगा तो वो तंदूर वाला जो है रोटी महंगी कर देगा, वो तो ओवरऑल तो 10 पैसे जो है ना गैस की कीमतें बढ़ी है ना, तो
रोटी में 5 रुपये फ़र्क आ जाएगा, 2 रुपये फ़र्क आ जाएगा, तो मतलब वहाँ से काम शुरू होगा। तो आप क्या समझते हैं? सर इसमें मैं गुजारिश कर लूँ कि ये जो हमारी न्यू पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, सबसे पहले तो इसमें 60% लोग पुराने हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। 80%। आप उनको कहें कि वो हर दौर में होते हैं और वो सिर्फ अपने मफादात के लिए आते हैं, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने आते हैं, अपने कामों को प्रोटेक्ट करने आते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे। तो लीडरशिप मैटर नहीं करती है क्या? लीडरशिप मैटर करती है, लेकिन आप डिलीवर करेंगे ना, आप अपना जो पावर है वो डेडिकेट करेंगे जिसके लिए आपने सीएम पंजाब रखा हुआ है। ठीक है, 10 करोड़ का प्रोविंस है सीएम पंजाब के अंदर में, वो इतने तक के अपने फाइल नहीं पढ़ सकता। ये तो गवर्नेंस का नए पाकिस्तान। अब देखें, इन्होंने सबसे पहले तो पीटीआई की जो कैंपेन है वो है ही सोशल मीडिया पे चली, वहाँ से इनको इमेज मिला, लोग इनको पहचानने शुरू हो गए। आते साथ ही इन्होंने सबसे पहले ऐसे काम किए जो आम आदमी को अट्रैक्ट करे। मैं भैंसें बेच रहा हूँ, भाई भैंसें बेच रहे हो, ये रियासत का हेड है, उसके अंदर 4 भैंसें हैं, वो दूध देती हैं, क्या वो डब्बे में दूध लेके या उसको बाइक वाला जो है वो दूध पहुँचाएगा? अच्छा, हम जो है वो गवर्नर हाउस को खोल रहे, भाई मुझे क्या फ़ायदा? आपने गवर्नर हाउस को खोल के दूसरे दिन गैस महंगी कर दी। एग्जैक्टली मैं पूछा जाके तंदूर वाले से, मैंने पूछा उससे कि ये जो आप पहले रोटी देते थे कितने की देते थे? उसने कहा सर हम 10 रुपये की देते थे। मैंने कहा आप, कहने लगा 11 रुपये कर देंगे। डायरेक्ट इफेक्ट होगा वो आम आदमी। अब आते हैं आप इंडस्ट्री के तहत, आप कहते हैं हम इंडस्ट्रियल को फ़ायदा दे दें, इंडस्ट्री को बूस्ट किस तरह से करेंगे? आप उसमें 140% इजाफा करने जा रहे हैं। दुनिया में इंडस्ट्रियल्स को हर जगह पे सब्सिडी मिलती है। आप अगर बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको 9% सब्सिडी मिल रही है। क्यों बांग्लादेश आपसे ऊपर जा रहा है? इंडस्ट्री क्यों शिफ्ट हो रही है? क्यों पाकिस्तान? ये आपके लिए लम्हा फ़िक्र होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री बांग्लादेश क्यों जा रही है। यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ जाके अपना बिजनेस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट फ्रेंडली टू बिजनेसमैन है। आप आते साथ, अच्छा कल फवाद साहब ने एक ज़बरदस्त सी स्पीच दी, उन्होंने बताया जी ये ट्रिलियन, ये बिलियन। भाई जो इकनॉमिक्स को जानता है, जिसको अवेयर, उसको सब पता है कि हमारे पास रिजर्व कितने हैं, हमारे पास लोन कितना है, हमने कितना देना है, हमारे बच्चे पैदा। अब कल हमें बच्चों को भी डरा दिया, अल्लाह, वो तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम अपने कपड़े भी दे देंगे गवर्नमेंट पाकिस्तान को, इतनी बुरी हालत है। अच्छा, फिर उन्होंने कल ही बोल दिया कि 1 महीने। ऐसी हालत मेरी भी वक्त हो रही है, मेरे कान में ब्रेक की आवाज़ आ रही है। आप जानते हैं ब्रेक की आवाज़ के बाद बुरे हाल हो जाते हैं, तो मेरे हाल इसमें बुरे चल रहे हैं। फटाफट ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं गुफ्तगू, और फिर मुसर्रत नियाज़ी साहिबा की राय भी हमें शामिल करनी है। अभी मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और आज न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुसैन थीबो साहब, राशिद अहमद सिद्दीकी साहब और अमानुल्लाह खान साहब। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा से अभी हम बात करेंगे इस हवाले से। मुसर्रत साहिबा, ये आप क्या कहती हैं इस महंगाई के हवाले से? जब भी एक दफ़ा महंगाई होती है तो चीज़ों को सस्ते होते हुए हमने नहीं देखा, तो कि ये एक दफ़ा जो टैक्स लग जाएंगे, कल को हालात बेहतर होने पे भी ये वापस तो नहीं आ सकते, ना ही यहाँ पे रुक सकते हैं, ये आगे ही मामला बढ़ना है। तो ज़रा इस महंगाई के बारे में बताइए, आप किस नज़र से देखती हैं इसे? फ़हीम, देखें, एक चीज़ तो मेरे तीनों भाइयों ने अपना अपना ओपिनियन और बेहतरीन ओपिनियन बताया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये कह दें कि जी हम कर्ज़ नहीं ले सकते। कर्ज़ लेना कोई बुरी बात नहीं है, कर्ज़ लिया जा सकता है। आप मुझे बता दें, अमेरिका मेरे ख़्याल में कर्ज़ लेने वालों में मौजूद है, ये नहीं है, जापान है, ये नहीं है, तमाम है। लेकिन हमारे मुल्क का जो अलमिया है, सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग जब कर्ज़ ले लेते हैं तो हम कहते हैं कि जी वो हमारे पास एक दफ़ा चीज़ आ गई है, वो हमारी हो गई है, हमने वापस तो देनी नहीं है ना। अगर हमने कोई चीज़ ली है, देखिए मैं एक कर्ज़ ले रही हूँ पराचा साहब से, मेरे नेबर्स में बैठे, मैं कहती हूँ जी मर्ज मुझे दे दें, उन्होंने मुझे कर्ज़ दे दिया, लेकिन जब मैंने उन्हें लौटाना नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी शरह तो बढ़ेगी और बेइज्जती अलग से। प्राचा साहब चुप इसलिए बैठे हुए कि उन्होंने सूद पे दिया हुआ आपको, तो सूद बढ़ता जा रहा है। नहीं, मैं मतलब वो प्राचा साहब अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो सूद लेना वैसे भी मना है और प्राचा साहब देंगे भी नहीं। तो
अच्छा। एक चीज़ देखिए, हमने अगर लिया है, कर्ज लेना कोई बुराई नहीं है, कर्ज लेकर उससे यूज़ तो किया जाए ना, उससे बेहतरीन। यानी अगर यहाँ पे कोई काम करने वाला शख्स है, मैं आपको एग्जांपल दूंगी क्योंकि मेरा ताल्लुक आपको पता है कि एजुकेशन से भी है। अगर कोई शख्स अच्छा पढ़ा लिखा शख्स, माफिया का शख्स नहीं, कि कोई बंदा है वो बिल्डर और वो चाह रहा है कि मैं स्कूल इस्टेब्लिश कर लूँ, अब वो स्कूल इस्टेब्लिश कर रहा है, अच्छी बिल्डिंग देगा, वो वही बात है कि आवाम को उसने बताना है कि मैंने ये कर दिया, मैंने बड़ी अच्छी बिल्डिंग दे दी, अच्छा फर्नीचर दे दिया। उसे ये नहीं पता कि बिल्डर तो जी अंगूठा टेक है, उसने एजुकेशन में करना क्या है, पढ़ाएगा तो क्या, बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, ढांचा तो खड़ा कर दिया, ढांचा खड़ा आगे कर डिलीवर दिया, क्या करेगा? उसने क्या डिलीवर करना है हमारे बच्चों को, हमारे मुस्तकबिल के बच्चों को क्या डिलीवर करना सही है। यही चीज़, यही अलमिया हमारे मुल्क के जितने भी करता धरता आते हैं उनके साथ हैं कि हम ये नहीं देखते कि किसकी क्या शोबा है, क्या प्रोफेशनल के तौर पे वो कर सकता है, हम उसको जो है ना मोटिवेट नहीं करते, हम उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं देते। मगर आपका कुछ देखें, कुछ इस तरह के स्पेशलिस्ट आए आपके पास, आपने उनके दूसरी चीज़ें जो है ना वो पर्दे के पीछे की चीज़ों को सामने ला के जो उससे काम करवाना था वो करवा नहीं सके और उसे घर भेज दिया। इस तरह की मिसालें जो है ना वो भी तो हमारे सामने ही हैं, बिल्कुल हैं। और मैं कहती हूँ ये नहीं होना चाहिए जो एक चीज़ का परफेक्ट पर्सन है। अब अगर ये तज्जियाकार हैं तो मैं उन्हें कह दूँ कि एंकर बन जाए तो बन तो जाएंगे, लेकिन एंकर की बड़ी मजबूरियां होती है। अभी एक ब्रेक की आवाज आ रही है, मेरे हमारा काम है तो ब्रेक एंकर बेचारा की करे थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं जी, आपसे कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं कि आखिर इस महंगाई को काबू किया जा सकेगा मुस्तक़बिल में या नहीं, इसी तरह चीज़ें और ज़्यादा महंगी होती रहेंगी। हुसैन थीबो साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा अभी। सर, महंगाई उसे कहते हैं जब आपकी आमदन से चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा महंगी हो जाएँ, आमदन आपकी कम पड़ जाए और जो आपकी जो ख़रीद है वो आपसे ज़्यादा आपके काबू में ना रहे। तो आमदन के ऊपर हम लोग क्या काम कर रहे हैं वो ज़रा थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमारी जो आमदन है वो पहचान है, वो है ज़राअत, ठीक है। ये एक वाहिद एक हमारा ज़रिया माश भी है हमारे इस मुल्क का। तो हमने इसके ऊपर कोई काम किया है, मईशत की तरफ कुछ बेहतरी की तरफ कुछ आए हैं, या सिर्फ चीज़ें महंगी करके हम सिर्फ वक्ती तौर पे जो कुछ फ़ायदा लेके और जो मुस्तकबिल को बिल्कुल नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं? देखिए सर, मैं इस पे गुजारिश कर लूँ कि ये मेजर पॉइंट है कि जिस पे गवर्नमेंट ने बड़े नारे लगाए तो उनको रियलिटी में कुछ काम करके दिखाना चाहिए। इन्होंने आते साथ सबसे पहले जो टैक्स को बढ़ाया वो लगाया सैलरीड पर्सन। बहुत आसान सी आर्ट है, उसमें कोई साइंस नहीं है। सैलरीड पर्सन को गले से पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, उसकी तनख्वाह जो है वो बैंक में जाती है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दीजिए। कौन सा साइंस है? आप कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम करके दिखाएं जिससे पता चले कि हाँ ये वाकई नई लीडरशिप है। हमारे मुल्क में 70% लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं। एग्रीकल्चर में सबसे पहले पानी का ना होना, दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर टूल, एग्रीकल्चर अवेयरनेस ना होने की वजह से वो रिज़ल्ट नहीं दे सकता। दुनिया में आप देख लें, अमेरिका में सिर्फ 6% लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं और वो इतना अपनी सारी चीज़ें करते हैं जो आखिर साल के एंड में वो ज़ाया कर देते हैं उसको। जो गंदम होती है, उनकी जो चीज़ें होती हैं वो इतनी प्रोडक्टिव होती हैं। दुनिया नाउ वर्ल्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल विलेज। आपको अभी दुनिया के साथ अपने आप को कंपेयर करना पड़ेगा। आपको एग्रीकल्चर में, आपको बिजनेस में, आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। अब टेक्नोलॉजी लाने के लिए वर्क स्पीक लाउडर देन वर्ड, आपको बंदे ऐसे राइट पर्सन फॉर राइट जॉब डिप्लॉय करने पड़ेंगे जिससे तहत आप रिजल्ट ले सकते हैं। सपोज कर लें, आप आईटी को पकड़ लें। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा जो टूल है डेवलपमेंट का वो आईटी है। आप इंडिया को ले लें, हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन आप देख लें वो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। आईटी का हब बन गया बेंगलोर। अभी मेरे कज़न जो है वो, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, वो बर्लिन में गए, उनका कोई बैग मिसप्लेस हो गया। उन्होंने वो फ़ोन किया कि जी वो मेरा बैग मिसप्लेस हो गया।
वहाँ पे जो आगे से आवाज़ आई वो पाकिस्तानी स्टैंड आवाज़ थी, उसने कहा जी आप पाकिस्तानी, उसने कहा नहीं मैं तो इंडियन हूँ। कहने लगे फिर आप कहाँ पर हो, मैं आप मुझे बता दें मेरी बैग कहाँ पे, कहने लगे मैं तो बेंगलोर में बैठा हूँ। ये होती है टेक्नोलॉजी, ये होती है डेवलपमेंट। आपने आईटी का मिनिस्टर एक ऐसे आदमी को लगा दिया जिसको आईटी की ABCD Z का पता नहीं है। ये आपकी नए पाकिस्तान की डेवलपमेंट है। आप ऐसा बंदा एग्रीकल्चर के लिए लाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पुराने लोग हैं ज़्यादातर उन्हीं को मिनिस्ट्रियाँ दी गई। अब फवाद साहब जो है वो बड़े एक्सपर्ट हैं डिलीवर करने के, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हमने बड़ी उनसे अच्छी गैदरिंग भी है, मतलब होती थी जब मिनिस्टर तो नहीं था, तो मतलब उनकी बात करने का स्टाइल, वो सिर्फ बातें बेच सकते हैं, बस मंजन बेच सकते हैं, जिसको सिंपल वर्डों में कहना चाहिए। तो डेवलपमेंट तो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड्स, आप इंसानों पे डेवलपमेंट पे क्या कर रहे हैं। आपने सबसे पहले आके, मगर इतने कम अरसे में कैसे हो सकता है, ऊपर से आपके पास कोई मतलब खजाने खाली हैं, पैसे आपके पास है नहीं, हर चीज के लिए आपको पता है पैसे चाहिए। आपको सारी चीजों का ये पहले पता था। असद उमर साहब को पहले, वो बच्चा तो नहीं है, आप 5 साल तक पहले राग गाते हुए आए कि गैस बढ़ती नहीं है, गैस बढ़ानी नहीं चाहिए, कि तो ये आप क्या कर रहे थे। फिर आप जो है वो जेंटलमैन पॉलिटिशियन तो नहीं हुए ना, आप टेक्नोक्रेट तो नहीं हुए ना। आपने आते साथ ही अपने ही उन जितने आपने फतवे दिए थे उन सारों को मलीमेट करके, और उसके बाद आपने जो है गैसेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब आप अगला जो स्टेप लेके जा रहे हैं वो आप एनर्जी को बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसमें आपके घरेलू शराब जो यूजर है उसके ऊपर सीधा सीधा इफेक्ट होगा। महंगाई बढ़ेगी, लोग रोडों पे निकल आएंगे, लोगों को पहले ख्वाब दिखा रहे हैं कि बस अभी अगर आपने कुछ हमें कपड़े भी अपने उतार के नहीं दिए तो पाकिस्तान तो यूं हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, कोई डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। मुझे ये बता दें, मैं एक अर्ज कर लूँ, मेरे क्या फायदा हुआ, आपने गवर्नर हाउस का मेरे लिए गेट खोल दिया, वहां से मुझे राशन मिल रहा है, वहां मुझे पानी मिल रहा है। लोग आए, उन्होंने जो वो हेरिटेज बना हुआ था उसको भी तोड़ना शुरू कर दिया है, उसको भी तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया है, जेबों में डाली और निकल गाड़ियां बेच रहे हैं। ये कोई तरीका है? भैंसे बेच रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट इसको नहीं कहते। राशिद साहब, आप क्या सजेशन देते हैं, क्या करना चाहिए इनको? ये तो जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने है, करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया के अंदर जो वज़ीर ख़जाना होता है वो कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता है, वो एक इकनॉमिस्ट होता है। ठीक है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप लेके आगे वज़ीर ख़जाना, उसके बाद आपने एक बहुत अच्छी टीम बनाई इकनॉमिस्ट की, जिसके अंदर से आपने 2 बड़े टॉप के इकनॉमिस्ट को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया कि वो कादियानी थे। ठीक है ना। तो अब आपकी जो टीम है उसके अंदर कोई इकनॉमिस्ट अच्छा नहीं है, अब सिर्फ उससे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक वो चला रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे चलाता है? वो तो कहता है जो मेरे पास पैसा आएगा उसके अंदर मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन जो इकनॉमिस्ट होता है ना वो आपको बताता है कि आपके पास पैसा आना कहाँ से चाहिए। देखिए, एक छोटी बात बताऊँ कि जब असद उमर हुकूमत में नहीं थे, जब इमरान खान हुकूमत में नहीं थे, तो वो ताजिरों के लिए बहुत बोलते थे कि जी ताजिरों के साथ ज़्यादती हो रही है, ये ताजिर हमारे मुल्क का असिस्ट है, ये सनतकार हमारे मुल्क का असिस्ट है, इनके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है और इसकी वजह से हमारे ट्रेड डेफिसिट जो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आने के बाद इन्होंने भी जिस तरह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को मज़ीद बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने गैस के नर को बढ़ा दिया, जैसे उन्होंने बिजली के नर को बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ रहा है, तो इन तमाम की चीज़ों की वजह से आइंदा आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर आप देखिएगा कि डॉलर भी आपका 140-145 रुपये का हो जाएगा। सही। जब डॉलर आपका 5 रुपये बढ़ता है तो आपका जो कर्ज होता है वो तकरीबन 5,000 अरब रुपये बढ़ जाता है। तो इस वक्त हुकूमत को सारी वो तदाबीर, तो जितना मर्जी बढ़ जाए अपने कौन सा वापस, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं, हुकूमत को तदाबीर वो करनी चाहिए कि उन तदाबीर के तहत कि डॉलर आपका कैसे नीचे आ सकता है, और डॉलर आपका नीचे इसी सूरत में आ सकता है जब आप सनतकारों को। हमें ताज़ा तरीन खबरों से आगाह करना है, हमें अचानक से एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे अमानुल्लाह साहब से और मुसर्रत न्याजी साहिबा से। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में बात ओके, अच्छा अमानुल्लाह साहब, जैसे बात हो रही थी कि अभी हुकूमत को क्या करना चाहिए, आप क्या समझते हैं, क्या सोल्यूशन क्या है? देखिए, बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, आवाम को एतमाद में लेना चाहिए और जिस तरह उन्होंने कहा है इमरान खान साहब ने उसी पे आ जाए। तो उनका विजन ये है कि आवाम मेरे पे ट्रस्ट करती है, उन्होंने मुझे शौकत खानम पर पैसे दिए, उन्होंने कहा कि उन्होंने आवाम में इंतखाबी जो नारा लगाया था वो यही था कि मैं लोगों से टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा, बिकॉज पीपल बिलीव ऑन मी, कि मैं
जो है वो लोगों के जो टैक्स के पैसे हैं उसकी हिफाजत करूँगा और उनके पैसे उन्हीं पर लगाऊंगा। इस विजन को उनके वज़रा को चाहिए कि वो सामने रखें और उसको लाएं और टैक्स पेयर को इस तरफ लेकर आएँ कि वो टैक्स दे बगैर किसी खौफ और हरासमेंट के। जो ट्रेडर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके साथ वो रवैया इख्तियार करें कि उसको ये पता लगे कि मैं अगर टैक्स पे करूँगा तो मेरे पीछे ये FBI और एजेंसियाँ पीछे नहीं पड़ जाएंगी, ताकि उसको वो राग़िब हो। इसी तरह जो टैक्स चोर है उनके साथ क्या किया टैक्स चोर नहीं है उनका, देखें उनको आप राग़िब करें अपनी तरफ, आप उसको आप चोर को चोर ना बनाएं। आप उसको नहीं, जो पहले चोर हैं, चोरी कर रहे हैं, अगर कोई एक बंदा चोरी कर रहा है तो आप उसको राग़िब करो कि तुम यूं नहीं कोई होंडी हवाले का काम कर दो, उसको आप उसकी तरफ राग़िब करें कि आप वो बैंक से भेजे। यहाँ पाकिस्तान में जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, ऑलरेडी पे कर रहे हैं, जैसे थेपर साहब ने कहा कि आप उनको जो उन्हीं के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ऑडिट कर रहे हैं, आप नए टैक्स पेयर तो नहीं ला रहे हैं ना। तो नए टैक्स पेयर लाने के लिए आप ऐसे पॉलिसीज़ वाज़े करें कि लोग आराम से टैक्स देना शुरू करें, आसान टैक्स का सिस्टम बना दें। और ऐसा पहले पाकिस्तान में सन 2000 में हुआ और जो लोग एक दफ़ा फॉर्म भर देते थे वो टैक्स उसका फाइनल हो जाता था। अभी भी आप ऐसे ही करें, लोगों को राग़िब करें कि अगर आप टैक्स देंगे तो आपको ये मराहत मिलेंगी, जो टैक्स नहीं देगा वो इन मराहत से बाहर होंगे। एक डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर ये कर दें, अगर आज ही कर दें इस बात को, तो ये आपका पैसा आना शुरू होगा। अब एक बात और, जब आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि हमें कैसे रास्ते एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, हमारे ऑयल एंड गैस के जो ज़राए बहुत हमारे पास पाकिस्तान में गैस भी मौजूद है, ऑयल भी मौजूद है, प्रॉपर तरीके से जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए थी उस तरह वो तरीके से नहीं हो रही। सियासत इन्वॉल्व हो जाती है, अमेरिकन लॉबी इन्वॉल्व हो जाती है, सऊदी लॉबी इन्वॉल्व हो जाती है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन नहीं हो पा रही। हमारे पास गोल्ड के ज़खायर कितने बड़े बलोचिस्तान में मौजूद हैं, दुनिया के सबसे बड़े ज़खायरों में से एक ज़खीरा हमारे पास भी है। आप देख रहे हैं वो उसी तरह हमारे पास प्लेटिनियम है, कॉपर है, आयरन सारी ओर बातें है। खान साहब याद करवाते रहे, उन्होंने खुद आवाम को बताई। वो भी देखे ना, आयरन ओर अभी तक हमारी स्टील मिल आयरन ओर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से इंपोर्ट कर रही है। सही है। जबकि हमारे पास जो आयरन ओर है वो अबव 60% से ऊपर है। इसी तरह हमारा क्रोमाइट है। हमारी अफसोस की बात है, हम बिलियंस ऑफ डॉलर का स्टेनलेस स्टील इंपोर्ट करते हैं। अगर ये, और स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, आप स्टील के अंदर ऐड करते हैं क्रोमाइट को। हम क्रोमाइट यहाँ से हमारे पास मौजूद है, हम सिर्फ उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम अपनी इसी तरह की इंडस्ट्री फर्नेसेस के अंदर आम नॉर्मल फर्नेसेस जो स्टील फर्नेसेस वगैरह पे भी गैस के महंगी होने से वहाँ भी सारा फर्क पड़ेगा हर जगह पे। लोहे के से ताल्लुक है। अगर आप ले आए ईरान से गैस ले आए, जब तक आपको हम एक वाहिद मुल्क हैं जहाँ गैस जो है घरों में नलके की तरह इस्तेमाल होती है, जबकि दुनिया भर में गैस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, वहाँ इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हम इसको रिजर्व कर लेते हैं। जर्मन ने अयूब खान के दौर में बोला था कि ये हमें आप ये हमें गैस दे दें, हम आपको 200 साल के रिजर्व लिक्विफाइड कर देते हैं। हमने किया, हम ज़ाया कर रहे हैं। हमारा तो ये हाल है कि बलूचिस्तान के अंदर कभी इधर से गैस उड़ा दी जाती है, कहीं से उड़ा दी जाती है। अमन की जो सिचुएशन है, ठीक है, टेररिज्म जो है वो उसकी है। जैसे आपने एग्रीकल्चर को टोटली मैकेनाइज करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। जल्द पानी की सियासत नहीं करना चाहिए, पानी के डैम्स बनने चाहिए। जितना जल्दी आप पानी के डैम बनाएंगे उतना जल्द मुल्क के अंदर सुकून होगा। अगर अब सर किसी एक चीज के ऊपर इंडिया से हमारी लड़ाई जो है ना पानी के ऊपर होनी है, याद रखिएगा। हमारे साथ जो इंडिया कर रहा है बहुत बड़ी आबी दहशतगर्दी कर रहा है। हमारा पानी भी रोकता है, जब अभी फिर वो सैलाब भी आ गया, बहुत सारे देहात हिंदुस्तान हमें मजबूर कर रहा है। और देखो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, पूरा इंडिया का मीडिया, पूरा इंडिया की जो वो है सियासतदान, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त लगा हुआ है। उन्होंने जो मोदी सरकार की बहुत बड़ी फ्रांस के अंदर हथियारों की डील में चोरी पकड़ी गई है, और ख़ुद जैसे राहुल ने कहा कि खुद हमारा चौकीदार चोर निकल आया, तो उन्होंने और उसके भारत के जो आर्मी चीफ ने जो बयान दिया रावत ने पाकिस्तान के खिलाफ, इससे साबित हो रहा है कि वो किसी भी लम्हे पाकिस्तान पे अपने मामलात को छुपाने के लिए यहाँ अटैक करेगा। अटैक करे, मैं तो कह रहा हूँ, उसको पता नहीं है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है। एक ही मिनट में हम जो अभी तो हम सिद्दी पठान महाजर पंजाबी है ना, अब मिनटों में उसने अटैक किया तो हम एक कौम है। कराची का खैबर है, हम एक कौम है।
तो इसको करना है तो उसको पता लग जाए, एक दफ़ा वो मज़ा चख ले। और यहाँ पे फ़ौज, सियासत और अवाम एक पेज पर रहेंगे, हिंदुस्तान अटैक करता है। तो इस वक्त सारा मीडिया जो है वो तो उन्होंने अपनी चोरी का रुख जो है ना वो इस तरफ किया है, अवाम की तवज्जो उधर दिलाने के लिए। वो यही करने जा रहा है, वो यही करने जा रहा है और ये होने वाला है। तो हमें भी, हमारे मीडिया को भी चाहिए कि वो हमारे अवाम को तैयार करे। हमारा मीडिया ने कौन सा एक ऐसा मीडिया हाउस बता दें जो इस वक्त हिंदुस्तान को आप कंपेयर करें, पूरा जितने अगर उनके 170 चैनल है सबके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द है, पाकिस्तान ये है। हर जहाँ पर भी मौका मिलता है, चाहे जनरल असम्बली में, चाहे अमेरिका में, चाहे उनके ट्रंप के पास इंडियन लॉबी आकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है ना। हमने हमारा कौन सा, हम इनको जैसे राशिद साहब कह रहे थे कि हमारे वज़ीर ख़ाज़ा को चाहिए कि वो जाके अपने मौक़िफ़ को बेहतर से बेहतर पेश करे। सही सर एक वक्फे की तरफ फिर से बढ़ना है। सर मैं वक्फे से वापस आते हैं तो मुसर्रत साहिबा से बात करेंगे इसी वाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और महंगाई के हवाले से आज बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। मुसर्रत न्याज़ी साहिबा, अवाम पे बोझ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये महंगाई की वजह से और टैक्सेस की वजह से। तो क्या इस बोझ से, इस वक्ती तौर पे ये जो बोझ बढ़ रहा है, क्या इससे मुस्तकबिल में कोई फ़वाइद हासिल हो सकेंगे? आपके पास क्या सजेशंस हैं गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए? अभी तक गवर्नमेंट वो कर रही है जो बेस्ट वो कर सकते हैं। हमें बाहर बैठ के चीज़ें मुख्तलिफ ज़रूर नज़र आती हैं, मगर इस वक्त जो है ना वो वज़ीर आज़म साहब भी पूरी कोशिश में है किसी तरह पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर इक़दाम किए जाएँ, तो मगर उससे बहुत सारे लोग खुश भी नहीं हैं। तो आप क्या कहती हैं? देखिए फ़हीम भाई, मसला ये है कि इक़्तिदार की कुर्सी हो, कोई फूलों की सेज नहीं है। जी हाँ, ठीक है। इसको खान साहब समझते थे कि जो कुछ भी गुज़श्ता गवर्नमेंट कर रही है वो गलत कर रही है और मैं इंशाल्लाह आते साथ ही आवाम को रिलीफ दूंगा। मेरा जो मैं 100 दिनों का एजेंडा है उससे लोग मानेंगे। तो 100 दिन का एजेंडा भैंस बेचना, गाड़ी बेचना, गवर्नर हाउस खोल देना, इससे मैं बहुत ज़्यादा अपने इस भाई की बात को ऑन करती हूँ कि इन चीज़ों, देखिए गवर्नर हाउस देखने का कोई अजूबा नहीं, 8वां अजूबा नहीं है कि जिसको आवाम देखेगी तो उससे मुस्तफ़ीद हो जाएगी, उससे कोई फ़ायदा हासिल कर लेंगे। ठीक है जी, आपने अच्छा किया, सादगी चाह रहे हो, हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है जी, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या गवर्नर हाउस खोलने से कोई नुकसान नहीं हुआ है आपको? देखिए नुकसान नहीं हुआ तो फायदा भी मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो जिसका नुकसान नहीं हुआ उसको तो साइड पे कर दें। आप कोई उस पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई आपकी उसको खोलने पे, क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। नहीं, लेकिन इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारी। पहले तो आप उनको या तो उस पर क्या कोई टिकट लगा दिया है आपने कि जिससे आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है, क्या उसको आपने एक गार्डन के सूरत में ले लिया है कि आप उसको कुछ कॉम को जनरेट करके वहां से कुछ दे रहे हो? ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हो ना। ठीक है, आपने वो कर दिया, सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल में लोग रहते रहे। नहीं, वो आपसे दिखाना चाहते हैं कि जी जो सादा लो किस्म की अवाम है उनको बताना चाह रहे हैं कि मैं तो आपके लिए ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ। ठीक है जी, ना करें, ओके जी कर ले। मसला हमारे यहाँ ये है, अलमिया ये है, मेन चीज़ इशू ये है, महंगाई ना रुकने का जो इशू है। अगर हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए, हर चीज़, जैसे मेरे भाई ने कहा तंदूर वाले ने अगर गैस महंगी हुई तो 1 रुपये उससे महंगाई कर देनी, उसके पर असर पड़ा तो उसने आपको अपने आप को रिलीफ दे दिया। लेकिन वो डायरेक्टली असर मुझ पे पड़ा, आप पे पड़ा, अवाम पे पड़ा, अवाम पे पड़ा, हम अवाम ही तो है ना, हम पे पड़ गया, हम उसको क्या दे रहे हैं? आपने वहाँ से कह दिया कि जी पहले तो बड़े ये असद उमर साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन वही कहते थे कि जी यूँ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पेट्रोलियम मसनूआत अगर बढ़ती है तो 50 रुपये और 60 रुपये पे लेवल में लेकर आऊँगा, क्योंकि उस पर जो है ना ये टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, 40 रुपये टैक्स बढ़ा रही है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। आज वो कह रहे हैं गवर्नमेंट के ख़जाने खाली हैं। ठीक है, तो ख़जाने अगर आपने खाली भरने थे तो वो गवर्नमेंट भी वही कुछ कर रही थी, वही कुछ आप आवाम के लिए कर रहे हो। आते साथ आपने गैस, तो गैस क्या है, घरेलू सार्फिन पे हो चाहे इंडस्ट्रियल पे हो, दोनों पे इफ़ेक्ट कर रही है। आपने क्या रिलीफ दे दिया? फिर प्लस आप अंदिया दे रहे हैं, बल्कि आपकी समरी भी जा चुकी है कि जी आप बिजली को बढ़ाने जा रहे हैं, आप पेट्रोलियम मसनूआत पे, उन्होंने कहा तो है कि 20 रुपये, अगर 20 रुपये बढ़ा रहे हो आप
है 20 रुपए बढ़ा रहे हो और कल को आप 20 रुपए कम करते हो, तो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं है, हमारे यहाँ लॉ तो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है। आपने बढ़ा दिए 20 रुपए और कल को आप 20 रुपए कम कर रहे हो या 25 रुपए कम कर रहे हो पेट्रोल, उसके साथ बढ़ी हुई चीजें जो है वो तो कम नहीं रही है। सही उस है। पर भी तो आप करो ना वर्कआउट। आपने पेट्रोलियम कम कर दी तो क्या आपके आम सारिफ या कुछ चीज को आप कम कर रहे हो उस पर इम्प्लीमेंट करो, उस पर सख्ती करो, ताकि वो चीजें भी तो बैक हो ना। जब तक वो चीजें बैक नहीं होंगी मैं नहीं समझती कि आवाम को रिलीफ मिल सकता और ये गवर्नमेंट देगी। पहले तो ये घर लाए ना, घर बनाए, जॉब्स दें, 100 दिन सर पर हैं, वो कुछ करके दिखाए ना, तो आवाम कहें कि हमने करके दिखा रहे हैं। ये सुनहरे ख्वाब दिखाने से कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया को जो ना एक्टिव करने से आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। आवाम को आप जीने का हक दें। सोशल मीडिया वाले लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, वो फिर भी उसके अलावा इनको जब पॉजिटिव लेके गए तो आप उस तरफ भी लेके जाएं प्लीज। सर शॉर्टली आप कोई सजेशन जो है वो देना चाहते हैं तो उसके बारे में बताएं। देखें, सबसे पहले तो हम इस बात को मानते हैं कि बाहर बैठ के बातें करना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। एक दिन में नहीं, एक महीने में नहीं, 100 दिन में कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है कि जादू की छड़ी आ जाए, लेकिन आपका काम आप बताएं, आप लेजिस्लेशन करें। आपने अभी एक सीपेक चल रहा है, सीपेक की क्या अंदर की डील है, आप उसको बाहर ले आए, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, आवाम को बताएं। सऊदी अरब के साथ आपने सीपेक को इंटरफेयर कर दिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको हम रोशन पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कल ये गोल्डन पाकिस्तान होगा, तो आपने उसमें सऊदी अरब को कैसे लेके आ गए? सऊदी अरब का दुनिया को सबको पता है कि सऊदी अरब का दुनिया में क्या रोल है, वो किस तरह से इंटरफेयर करता है। सऊदी अरब के पीछे अमेरिका है, अमेरिका और चाइना को आप बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपकी सीक्रेसी फिर आपकी रहेगी। अगर आप सऊदी अरब को सीपेक में ला रहे हैं तो फिर अमेरिका और चाइना एक साथ मिल जाएगा। तो आपको जो आप नारे मारते रहते थे कि इसके इतने पैसे बाहर हैं, उसके लिए लेजिस्लेशन करें और वो पास पैसे बाहर से। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आप सब लोग तशरीफ लाए और बड़ी मालूमाती गुफ्तगू भी रही। हमारी सिर्फ यही दरख्वास्त है किसी तरह जो अवाम के लिए जो चीज़ें जो है ना बेहतर की जाए, अवाम के लिए सहूलतें जो है ना वो पैदा की जाएँ। अवाम जो है इस वक्त आप ग्राउंड पे ये सूरत हाल है कि किसी भी शख्स से, किसी भी शोबे के शख्स से पूछा जाए कि तेरा काम कैसा चल रहा है तो वो कहेगा यार काम बहुत ख़राब है, मतलब बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। तो इन बुरे हालात को बेहतरी की तरफ बदलने के लिए कोई इंतजाम किए जाएँ। टैक्स देने के लिए अवाम आपके साथ हैं, आपके लिए जो है वो आप बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। आप पैसों की हिफाजत कीजिए मगर रिटर्न में अवाम को कुछ चाहिए आपसे। बहुत शुक्रिया। इमरान खान को टाइम दें। आप दोस्तों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़हीम अब्बास न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।